पार्ट 2, भाग 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता। कुल अनुच्छेद इसमें कितने हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान इसमें किया गया है। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद नागरिकता के भाग में आते हैं, जिनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर लिया था। संविधान हमारा 1950 26 जनवरी लागू होता है, लेकिन इन्हें हमने पहले ही लागू कर लिया था। अब नागरिकता की सामान्य समझ पर हम बात करेंगे, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे उसमें। सबसे पहली चीज कि नागरिक कहते किसे हैं। तो नागरिक की परिभाषा समझने के लिए हम कहते हैं कि नागरिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से कुछ विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। Citizens are called such persons, those who are given certain political rights on behalf of the state. कोई एक स्टेट अपने सिटीजन्स को जब कुछ पर्टिकुलर राइट्स देता है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो सिटीजन का कॉन्सेप्ट वहां से पैदा होता है। इसीलिए जब कोई सिटीजन होता है तो साथ में उस स्टेट का नाम जरूर जोड़ा जाता है। हम इंडियन सिटीजन हैं, हम ब्रिटिश सिटीजन हैं, हम यूएस सिटीजन हैं। तो इस तरह से सिटीजन किसी कंट्री के पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जिनको कुछ सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स मिले होते हैं। इस नजरिए से हम सब भारतीय नागरिक हैं। नागरिक को मैंने समझा दिया। फिर हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय नागरिकता की विशेषताएं क्या है। फीचर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की विशेषताएं, कैसे हम इसे पहचानेंगे या कैसे इसके बारे में एक सामान्य समझ बनाएंगे। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। इस लाइन का मतलब होता है कि भारत में कहीं भी आप रहें, कहीं भी निवास करें, आप भारत के नागरिक होते हैं। आपको प्रदेश स्तर पर कोई नागरिकता नहीं होती है, न दो जगह की नागरिकता होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता होती है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट कि यह केंद्रीय सूची का विषय है। इस प्रश्न को खूब ठीक से समझ लेना कि क्या नागरिकता के संबंध में राज्य सरकारों को कोई शक्ति प्राप्त है, तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। नागरिकता के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति और एकमात्र शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। यह संघ सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। इसलिए अभी चाहे सीईए हो, चाहे एनआरसी को लेकर जो भी बातचीत हो, जो राज्य ये कहते हैं हम लागू नहीं करेंगे, हमारा इससे लेना देना नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद तो संविधान पता है और उन्हें लगता है जनता को नहीं पता है और जनता उनकी बात मान लेगी। यह सच है, एकदम तय है कि नागरिकता के संबंध में सभी कानून या सभी शक्तियां या सभी अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 11 के अनुसार। इसलिए इस पर कोई भी और दूसरा पक्ष लागू नहीं होता। अगला नागरिकता के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण है। ए मॉडरेट व्यू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। मॉडरेट व्यू कहने का मतलब होता है उदार, लिबरल अप्रोच का मतलब होता है कि नागरिकता को लेकर अभी तक बहुत उदार रहे। कोई भी ले ले, कोई भी छोड़ दे, कोई भी चला जाए, कोई फर्क नहीं था। लेकिन अभी हाल के कुछ घटनाक्रम से हम नागरिकता पर बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो सामान्यतः पॉलिटी पढ़ने पढ़ाने में भी हम लोग इस पॉइंट पर बात ही नहीं करते थे। अगली, नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जी हाँ, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तब भी बताएंगे कि मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे विशेषकर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ऐसे ही कुछ पद केवल नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। सभी पदों पर हमारे यहाँ शर्त नहीं होती है, लेकिन अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के साथ जुड़ा रहता है, संवैधानिक पदों के साथ जुड़ा रहता है कि यह नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। अगली चीज, निर्वाचन प्रक्रिया में केवल नागरिक ही भाग लेते हैं। सिटीजन्स को ही पार्टिसिपेशन मिलता है, नागरिक ही उसमें भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि नागरिक ही वोट दे सकते हैं और नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, जन्मजात नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जैसा कि यूएसए में है। यूएसए में प्रेसिडेंट बनने के लिए वहां का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। बाद में आपने किसी अन्य आधार पर नागरिकता ली है तो आपको कोई भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता वहां नहीं होती है।
भारतीय मूल के लोग जो जन्मजात वहां नागरिक हैं वहीं की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमारे देश में आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने जन्म से नागरिकता भारत की नहीं प्राप्त की है, उन्होंने बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता पाई है, लेकिन उस बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता के आधार पर भी आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी सांसद हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं और वो कोई भी संवैधानिक पद पा सकती हैं, कोई भी संविधान के अनुसार उनको रोक नहीं है। साथ में एक और सूचना कि नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है अक्सर भारतीय संविधान में, वो फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान नहीं है। तो नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार और फिर नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये हमने कुछ विशेषताएं बता दी आपको भारतीय नागरिकता की, जो संविधान के अनुसार हमें प्रदत्त है। इसी में एक प्रावधान है कि संसद का व्यवस्था तय करेगा, इसलिए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 हमारे देश में पारित किया और जिसके आधार पर उसने हमारे नागरिकों को नागरिकता लेने छोड़ने की विधिवत व्यवस्था की। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें इतिहास में यह समझना होगा कि नागरिकता की जब भी बात करते हैं तो हम दो हिस्सों में बांट कर करते हैं कि संविधान लागू होने से पूर्व नागरिकता की प्राप्ति की व्यवस्था और संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्ति की व्यवस्था। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान बनके तैयार हुआ और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान लागू होने की तिथि हम क्या याद रखेंगे? 26 जनवरी 1950। जहां भी बात होगी संविधान लागू होने की तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले जब 3 जून 1947 को पार्टीशन की घोषणा हो गई तो कुछ लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाने का प्रयास शुरू किया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का प्रयास शुरू किया। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह अदला बदली शुरू हुई। उस समय किसे भारत का नागरिक माना जाए? दूसरा, जब हम औपनिवेशिक शक्ति के उपनिवेश थे तो कॉलोनी के रूप में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे। अब चूंकि देश आजाद होने जा रहा था तो हमारे यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि कुछ लोग लौट के आएंगे तो उनको कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो हम कुल नागरिकता पाने और नागरिकता छोड़ने की व्यवस्था को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ए, संविधान लागू होने के पूर्व नागरिकता की व्यवस्था और बी, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की व्यवस्था। संविधान लागू होने से पूर्व तो हमें सिर्फ यही पढ़ना पड़ता है कि 1950 से पहले लोगों को कैसे नागरिकता प्राप्त हुई, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जब हम नागरिकता पे बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि नागरिकता पाई कैसे जाती है और नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है। इस पर एक सामान्य बातचीत करूंगा, बहुत शॉर्ट में बातचीत करूंगा, बहुत ना परीक्षा के लिए जरूरी है ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सब लोग ये चीजें जानते हैं। लेकिन एनआरसी और सीएए बाद के हमारे ये मामले महत्वपूर्ण हैं, उन पे जरूर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्ति की क्या व्यवस्था की गई। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म जोड़ा गया। सबसे पहला शर्त रखी गई अधिवास द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल। ये डोमिसाइल टर्म आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे कि डोमिसाइल क्या है, अधिवास किसे कहते हैं। हिंदी शब्द है अधिवास और अंग्रेजी में इसको हम डोमिसाइल कहते हैं। आज से याद रखना, इंटरव्यू वगैरह में या मेंस में ये पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको निवास प्रमाण पत्र के तौर पर बता देते हैं, जो गलत है। अधिवास का अर्थ उस स्थान से है, अधिवास का तात्पर्य या अधिवास का अर्थ उस स्थान से है जहां पर व्यक्ति जीवन पर्यंत रहने की इच्छा रखता है। अब व्यक्ति कहां रहने की इच्छा रखता है, इसके कुछ आधार होते हैं। उसके आधार उसकी पैतृक संपत्ति होती है, उसकी संपत्ति होती है, उसकी नौकरी होती है और तमाम ऐसे आधार होते हैं। इस तुम्हारे रहने की इच्छा का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो संबंधित मजिस्ट्रेट जारी करता है। वो मजिस्ट्रेट यह मोहर लगा के देता है कि आप यहाँ पर रहने के इच्छुक हैं, उसका कोई न कोई आधार होता है और उस जगह का तुम्हारा डोमिसाइल जारी हो जाता है और वही तुम्हारा अधिवास होता है। तो जब संविधान लागू हो रहा था उससे पहले हमने शर्त रखी अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास कहने का अर्थ ही है
कि जो लोग आज भारत में रहने के इच्छुक हों, ठीक। अब भारत में आज रहने के इच्छुक हों, एसडीएम का मतलब नहीं बेटा मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कई जगह कई अलग अलग मजिस्ट्रेट देते हैं। एक और क्वेश्चन है सर, जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं बट इंडिया में बिजनेस करने आते हैं तो वो उन्हें इंडिया की संप्रभुता और अखंडता बनाने की कर्तव्य ही नहीं होता, प्लीज सर बताएं। हाँ बेटा, जो फॉरेनर है जिसकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है तो वो भारत की एकता अखंडता की कोई शपथ नहीं लेता, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कानून के अनुसार दंडनीय हो, लेकिन बाकी वो भारत के प्रति कोई ऐसी कसम नहीं खाता है। जो भारत की नागरिकता लेते हैं उनको ये कसम दिलाई जाती है, वो अभी आगे हम बताएंगे। सर औपनिवेशिक वर्ड समझा दीजिए। औपनिवेशिक बेटा इसको कॉलोनियल बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलोनियल। जो दुनिया में यूरोप की कुछ शक्तियां जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी कॉलोनी बनाई, कॉलोनी को अंग्रेजी टर्म है कॉलोनी, उसका हिंदी टर्म होता है उपनिवेश, अपने उपनिवेश बनाए और वहां पर उन्होंने शोषण किया। तो ऐसी ताकतों को जिन्होंने उपनिवेश बनाए उन्हें औपनिवेशिक ताकत, कॉलोनियल पावर्स कहते हैं। और जहां जहां उन्होंने उपनिवेश बनाए उनको हम कॉलोनी कहते हैं। जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाने का प्रयास फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, सबने किया, लेकिन अंतिम सफलता किसको मिली? ब्रिटिश को मिली और भारत ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। तो उपनिवेश मतलब कॉलोनी, औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल। इससे जहां भी यूज करते हैं आप ऐसे ही इसको समझेंगे। तो जब हम आजाद हुए तो पहली शर्त हमने लगाई कि जो लोग भारत में रहने के इच्छुक हैं उनको हम नागरिकता देंगे। तो इच्छा किससे? अधिवास से। तो हमने कह दिया कि अधिवास और जो भारत में पैदा हुए, अधिवास मतलब आगे रहने की इच्छा और यहाँ पर जन्म लिया है भारत की भूमि पर, तो अधिवास और भारत में पैदा हुए हो, अधिवास और जिनके माता या पिता या इन दोनों में से कोई भी भारत की भूमि में पैदा हुआ हो, या अधिवास और आजादी मिलने या संविधान लागू होने, संविधान लागू 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो। तो ऐसी शर्तें लगाकर हमने सबसे पहले आजादी से पहले संविधान लागू होने के पूर्व ये नागरिकता देने का प्रावधान किया और इस आधार पर हमने लोगों को नागरिकता प्रदान की। फिर एक शर्त इसमें और जोड़ी गई थी, शरणार्थी नागरिक की रिफ्यूजी सिटीजनशिप हम दे रहे थे। इसमें 2 शर्तें थी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें मान लिया गया, और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भारत में रहने के बाद 6 महीने का समय बिताने के बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिलनी थी। जो लोग गए और लौट आए, उस टाइम चूंकि पार्टीशन हुआ था, भगदड़ मची हुई थी, तो उस आधार पर यह प्रश्न रखा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, सर प्रतिष्ठा और सिद्धांत में क्या अंतर होता है? जैसे मैं तुमसे पूछूं नीम और आम में क्या अंतर होता है, तो नीम नीम होता है, आम आम होता है। अंतर ऐसी चीजों में पूछा जाता है जिनमें कोई समानता हो। प्रतिष्ठा का मतलब होता है मान सम्मान, ठीक है, डिग्निटी, और सिद्धांत थ्योरी होती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इन दोनों में क्या अंतर होता है ये पूछने को कोई मतलब ही नहीं है। दिन और रात में क्या अंतर होता है? दिन दिन है, रात रात है, दोनों एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। तो प्रतिष्ठा और सिद्धांत दोनों, प्रतिष्ठा अलग हम अर्थ बता दे रहे, प्रतिष्ठा का मतलब होता है डिग्निटी, मान सम्मान, और सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। अब किस टर्म में कहां आया वहां पूरी बात लिख के भेजोगे तब बताएंगे। चलो, दूसरा एक और मामला रखा गया कि विदेशों में रहने वाले नागरिक अगर जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। अब विदेशों में रहने के लिए एक शर्त लगा दी कि सारे विदेशी आके भारत नागरिक हो जाए, तो हमने कहा कि उनका या उनके माता पिता या उनके पितामह पितामही या उनकी मातामही में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो और वह भारत में रहने के इच्छुक हो और इसके लिए उन्होंने भारतीय दूतावास में आवेदन कर दिया हो, तो ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता दे देंगे। तो ये पॉइंट हमने समझाया कि संविधान लागू होने से पहले
किस आधार पर हमने लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की। शॉर्ट में ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी नहीं ना, आपके लिए एक प्रश्न आ रहा CAB समझा दीजिए, तो अभी CA CAB हम सब समझाएंगे, लेकिन ये बाद में आएगा, पहले बेसिक नागरिकता की बात कर लें। सर ब्रिटिशर्स को अंग्रेज क्यों कहते हैं? वो अंग्रेज जो टर्म यूज हुआ है, अंग्रेजी जो भाषा हम कहते हैं इंग्लिश, इस आधार पर चूंकि वो अंग्रेजी बोलते थे, वो गोरे थे, वो अलग नस्ल के थे, तो इसलिए हम उनको अंग्रेज कहने लगे, उनको फिरंगी कहने लगे। फिरंगी का अर्थ हमारे प्रोफेसर KD पालीवाल साहब बताते थे कि इसको भाषिक संरचना में जाओगे तो जो अपनी पत्नी को जहां तहां लिए लिए फिरे उसको फिरंगी कहते थे। तो ऐसे शब्द वहां से आते हैं, इनका मतलब नहीं, हम ब्रिटिशर्स को अंग्रेज कहते थे भाषा और उनकी नस्ल के आधार पर। CAB अभी हम समझाएंगे। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में नागरिकता की व्यवस्था, कि संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार नागरिकता ली जा सकती है और किस प्रकार नागरिकता छोड़ी जा सकती है, इसका क्या प्रावधान है, ये हम दूसरे हिस्से में समझने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नागरिक संविधान लागू होने के बाद भारत में नागरिकता की प्राप्ति के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसे प्रावधान है? तो इनको शॉर्ट में नंबर 1 पहला याद रखिए, जन्म के द्वारा। हम और तुम सब लोग जो अभी जुड़े हुए हो, सारे लोगों को नागरिकता कैसे मिली है? बाई बर्थ। इसके लिए प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत भूमि पर जो भी जन्म लेगा वह भारत का नागरिक होगा। इस आधार पर हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन कोई भी जन्म लेगा तो उसमें शर्त है कि विदेशियों के बच्चे और शत्रु देशों के बच्चों को हम भारत की नागरिकता यहाँ जन्म लेने के आधार पर नहीं देते हैं। अर्थात भारतीयों के बच्चे अगर जो यहाँ पे जन्म लेते हैं, हम सब ने जन्म लिया है, हमारे माता पिता नागरिक थे इसलिए। दूसरा तरीका है रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, इसको कहते हैं बाई डेसेंट, ब्लड रिलेशन, बाई डेसेंट, इनहेरिटेंस। इनमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर विदेश की भूमि पर पैदा हुआ है और जिस समय उसने जन्म लिया है उस समय उसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसको भारत की नागरिकता बाई डेसेंट के ग्राउंड पर दे दी जाएगी। तीसरा तरीका है पंजीकरण के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिन्होंने भारतीय स्त्री या पुरुष से विवाह किया हो, या जिन्होंने भारत में रहने के बाद आवेदन करके यह नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास किया हो, या राष्ट्रमंडल राज्यों के वयस्क एवं स्वस्थ बच्चे, राष्ट्रमंडल राज्यों के और आयरलैंड गणराज्य के। राष्ट्रमंडल राज्य जिन्हें हम कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड आयरलैंड रिपब्लिक, वहां के वयस्क हमारे यहाँ की रजिस्ट्रेशन से नागरिकता ले सकते हैं, या स्वस्थ बच्चे। बुढ़ों को नहीं देंगे, बीमार लोगों को नहीं देंगे जिससे कल को हमारे ऊपर बर्डन पड़े, तो ये बाई पंजीकरण होता है। चौथा तरीका होता है देशीकरण द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में कई शर्तें लगाई जाती हैं, जो लोग ऊपर की किसी शर्त से नागरिकता नहीं पा सकते, जिसमें जन्म, वंशक्रम और पंजीकरण है, तो उनके लिए देशीकरण का एक प्रावधान किया गया है। इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं कि आपको भारत की भाषा आती हो, कोई क्षेत्रीय भाषा आती हो, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर चुके हो। ये तुम्हारे लक्ष्मीकांत में पूरी बहस दी गई, उसे पढ़ लीजिए, जहां कोई डाउट हो हमसे पूछ लीजिए। यहाँ पर यही चीज एक बताने वाली है कि कुछ ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी जाती है जिन्होंने मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, कला, विज्ञान, साहित्य में कोई बहुत अच्छा काम किया होता है, तो उनको भारत की नागरिकता उपरोक्त शर्तें पूरी किए बिना भी राष्ट्र इसको देशीकरण द्वारा दे देते हैं, और जिनको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है उन्हें भारतीय संविधान के प्रति सत्य और निष्ठा की शपथ लेनी होती है। देशीकरण द्वारा हमने ऐसे लोगों में कई लोगों को नागरिकता दी है जिन्होंने मानव के लिए कुछ भी अच्छा किया, जैसे मदर टेरेसा। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने दर्शन, कला, विज्ञान, साहित्य में अच्छा काम किया हो, उन्हें भी हम बाई नेचुरलाइजेशन। और पांचवा तरीका तुम्हारी किताब में दिया गया है, आप लोग लक्ष्मीकांत से इस पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ लेना, जो डाउट हो हमसे पूछ लेना। पांचवा तरीका है सहकारिता द्वारा, सहकार द्वारा, बाई कॉर्पोरेशन द्वारा।
बेटा कोई एक क्वेश्चन बार बार कुछ पूछ रहा है, सर कोचिंग कब से? ये योगी जी, मोदी जी, आदरणीय दोनों लोग जाने और जब बताएंगे तब से। सर ओबी से स्टार्ट है कोचिंग? अभी से नहीं स्टार्ट है, ये तो ऐसे ही यूट्यूब पर फ्री सेवा उपलब्ध है जिसमें आपको सिर्फ ज्ञान बांटा जा रहा है। बाल्टी लाइए, भर ले जाइए। ये कोई कक्षा जैसा मामला नहीं है। कक्षाएं हमारी विधिवत प्रारंभ होंगी, आप लोगों का स्वागत होगा जब भी सरकार उसका आदेश देगी। संभावित जुलाई में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए, तो इन पांचवा सहकारिता, इसमें क्या होता है कि यदि कोई भी हिस्सा भारत में शामिल हो जाता है, जैसे सिक्किम, जैसे गोवा, तो ऐसा कोई भी अगर जो हिस्सा भारत में शामिल होगा तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये सहकारिता द्वारा नागरिकता के लिए कहा जाता है। इन 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो नागरिकता समाप्त होने के लिए भी हमारे यहाँ कुछ प्रावधान किए गए कि अगर जो किसी ने अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग दी है, टर्मिनेशन कैसे होगा? अगर जो कोई कहे कि अब हमें नागरिकता नहीं चाहिए, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले और भारत सरकार को इसकी सूचना दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर है कि सत्य बातों को छुपाकर नागरिकता ली हो, झूठ बोलकर, तो वो नागरिकता भारत सरकार कभी भी खत्म कर सकती है। एक चीज यहाँ पे बीच में रोक के फिर बता दे रहा हूं, पहले भी बता चुका, अभी बाद में फिर बताऊंगा कि अनुच्छेद 11 के अनुसार भारतीय संसद को नागरिकता की संपूर्ण शक्ति है और इसके आधार पर भारत की केंद्र सरकार नागरिकता संबंधी सब निर्णय लेती है, संघ सरकार। तो संघ सरकार तुम्हारी शर्तें पूरी करते हुए भी तुम्हें नागरिकता देने से मना कर सकती है और नागरिकता तुम्हारी छीन सकती है। अब तुम कहो नागरिकता समाप्त होने की जो शर्तें हैं कि विजय माल्या ने दूसरे देश की स्वेच्छा से नागरिकता ले ली तो उनकी खत्म हो गई। अपने आप नहीं, सरकार खत्म करेगी, और सरकार ने खत्म नहीं की। सरकार इसीलिए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण चाह रही है, कह रही है कि इन्हें मुझे सौंपो, ये हमारे नागरिक हैं, इन्होंने चोरी से आपके यहाँ नागरिकता ले ली थी हमें बिना बताए हुए। तो नागरिकता के मामले में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार अर्थात आदरणीय मोदी जी का होता है, बाकी कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बात रोक इसलिए बता दी कि ये बातें बताते हुए तुम्हें लगेगा इससे तो इनकी भी चली जाती, इनकी चली तो बहुत लोगों की जाती, लेकिन केंद्र सरकार आपसे ले ही नहीं रही है। जब लेना चाहेगी तब वो देखेगी। देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर कोई भी प्रिजन वर्क में है, आप एंटी नेशन कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो। फिर है लॉन्ग माइग्रेशन, दीर्घ प्रवास से अगर जो आप 7 साल तक विदेश में रहें और भारतीय दूतावास को अपने भारत की नागरिकता बनाए रखने संबंधी कोई भी प्रस्ताव न दें तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसे ही अपराध द्वारा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष के अंदर 2 साल की सजा हो गई हो तो आपकी नागरिकता ली जा सकती है। ठीक। अब अगर जो आप पूछें कि जितने लोगों ने भारत में 2 साल की सजा काट ली सबकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, जी नहीं, शर्त क्या है? नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर। तो भारत के व्यक्ति जितने अपराधी हैं या भारत के नागरिक जो अपराधी हैं उनको नागरिकता बर्थ से मिली, बर्थ से वो 5 साल के जब तक हुए तब तक कोई अपराध सजा वो करेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों में किसकी नागरिकता जाती है? जिनको रजिस्ट्रेशन से या जिनको नेचुरलाइजेशन से मिलती है, देशीकरण से, उनकी छीनी जा सकती है। एक क्वेश्चन बीच में कुछ आ रहा है, इट मींस एक साथ 2 कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, आप चाहो 50 कंट्री की ले लो, बस कंट्री तैयार हो। अगर जो तुमने किसी दूसरे देश की ले ली, भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे आदरणीय अक्षय कुमार जी का अभी प्रश्न खूब चर्चित रहा कि कनाडा की नागरिकता लिए हुए हैं, मोदी जी को पता है, लेकिन फिर भी उसमें भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं, तो कोई मामला नहीं। ये सरकार बीच बीच में आपसे पूछती रहती है कि कहीं नागरिकता तो आपने नहीं ले ली। जो एनआरआई होते हैं उनसे भी बीच बीच में, जो अच्छे टैक्स पेयर होते हैं, अब सरकार पूछने लगी, पहले किसी से पूछती नहीं थी। आप ले सकते हैं यदि दोनों देशों की सरकारें उस पर सहमत हो। फिर भी आपको घोषित करना पड़ेगा कि किस देश के आप नागरिक हैं और कहां आप टैक्स जमा करना चाहते हैं। नागरिकता लेने का पर भी आपको बताना पड़ता है कि टैक्स पे आप कहां करेंगे। नागरिक होने के नाते टैक्स एक बड़ा मुद्दा होता है। आप लोग कभी अगर जो चार्ली चैपलिन की कहानी पढ़ेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिनेता था,
वो लिखता है कि बचपन में जब वो गरीबी के दिन गुजार रहा था तो दुनिया का कोई देश उसे नागरिकता देने को तैयार नहीं था, और जब वो है बहुत बड़ा अभिनेता हो गया तो फिर दुनिया के तमाम देश आकर उससे कहते थे हमारे यहाँ की सिटीजनशिप ले लो, इकोनॉमी सुधर जाए। तो लोग टैक्स, जैसे अक्षय कुमार ने कहा है कि हमारे पास भले ही नागरिकता हो लेकिन हम भारत सरकार को पूरा टैक्स पे करते हैं, भारत के प्रति निष्ठावान हैं, तो वो दूसरी जगह के लिए हुए हैं, लोग ले लेते हैं, बहुत बहुत जगह की ले लेते हैं। अगला इसमें कैसे, अगर जो कोई पागल हो गया है तो नागरिकता ली जा सकती है। अब तुम कहो जितने पागल खाने में सबकी चली गई, जी नहीं, सरकार ले सकती है। सरकार नागरिकता ले रही या नहीं ले रही ये सरकार पर निर्भर है। फिर ऐसे ही अगर जो कोई व्यक्ति जो सन्यासी हो गया है, फकीर हो गया है, जो देश के लिए उपादेय नहीं है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, उसकी नागरिकता ली जा सकती है। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट हमने बताया कैसे कैसे आजादी के बाद भारत में नागरिकता दी जाती है और ली जाती है। टेक्निकली आप किताब से पूरा ये सब पढ़ लोगे, हमने सिर्फ अभी आपको इसके बारे में बता दिया है, आगे डिटेल आप किताब से पढ़ लोगे, जो डाउट होंगे वो पूछ लोगे। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए नहीं, परीक्षा के लिए जो जरूरी है उन मुद्दों की ओर में आ रहा। इसमें कुछ टर्म समझाऊंगा, जैसे एक टर्म आता है PIO, जिसको पूरा नाम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, हिंदी में से कहते हैं भारतीय मूल के लोग। PIO क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कारण से बाहर जाकर रहने लगे, इसमें मुख्य कारण था दस्तावेजी व्यवस्था, औपनिवेशिक ताकतें, कॉलोनियल पावर्स, एक कॉलोनी के लोगों को दूसरी कॉलोनी में ले जाकर छोड़ देते थे, वहां रहते थे, वहां से कच्चा माल खुदवाते थे और फिर चले जाते थे। तो लगभग भारत से गए हुए ऐसे लोग अभी 110 से अधिक देशों में रह रहे हैं। उन्हें भारत के मूल के लोग कहा जाता है। अब वो वहीं के नागरिक हैं, वहीं पर सरकार में हैं, वहीं उन्होंने बसा दिया। पूरी कहानी ये थी कि जैसे उत्तर भारत में और पूरे भारत में गरीबी बहुत थी, अंग्रेज लूट रहे थे, तो अंग्रेज कहते थे एक कागज का टुकड़ा देते थे जिसको दस्तावेजी व्यवस्था, उसी रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा जाता था, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट दिया, कहा चलो हम तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह नौकरी दिलाएंगे, नौकरी के नाम पर जहाज पर लाद कर ले गए और वहां पर उनसे कच्चे माल की खुदाई कराई, जहाज कच्चा माल ले गया, फिर आया, फिर और मजदूर लाया, फिर कच्चा माल, बाद में अंग्रेज ने आना बंद कर दिया, वो लोग वहीं पर रह गए, स्त्री पुरुष सब थे, उन्होंने अपना परिवार शुरू कर दिया, उन्हीं को आज देश बना दिया। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग भारत के हैं, इसीलिए जो नाम मिलते हैं राम गुलाम, चंद्रपॉल, श्रीधरन, ये सब नाम भारत से गए हुए हैं। ऐसे नामों के लोग यही भारत के भारतीय मूल के लोग हैं। एक PIO कार्ड शुरू हुआ था जब ये चर्चा में आया था, और ये व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने शुरू की थी, और इसका जो मानस पुत्र था ये प्रमोद महाजन साहब का था। आज तुम्हें नागरिकता में यही एक चीज और समझा दे रहे हैं कि नागरिकता समझने के लिए एक सिद्धांत समझ लो, भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार हो, नागरिकों के साथ उसका संबंध फायदे और नुकसान का संबंध होता है। अगर जो आप भारत के नागरिक हो और अच्छे टैक्स पेयर हो, जैसे मेरे पीछे ये टैक्स का सर्टिफिकेट लटका हुआ है, एप्रिसिएशन, आप अच्छा टैक्स जमा करते हो तो भारत सरकार के लड़ाते हो। और अगर जो आप बहुत अच्छे टैक्स पेयर नहीं हो, बर्डन हो, तो उतने प्यारे नहीं होते हो। ये दुनिया की हर सरकार के लिए है, क्योंकि जो टैक्स देंगे उसी रेवेन्यू से देश चलता है या सरकारें चलती हैं। तो इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक कहानी सुना रहा हूं जो हमेशा जीवन भर याद रखना, बड़े फूफा छोटे फूफा। अगर जो मान लो तुम्हारे 2 फूफा लोग हैं, इसको पहले समझ लो जिससे आगे के सारे नागरिकता के सिद्धांत तुम्हें समझ में आ जाएंगे बहुत मजेदार तरीके से। मान लीजिए आपके 2 फूफा हैं, एक फूफा है, बड़े फूफा हैं जो IAS अधिकारी हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बहुत पैसा उनके पास, बहुत मान मर्यादा सम्मान है, और एक दूसरे छोटे फूफा है जो मास्टर है, टीचर है, सरकारी अध्यापक है। अब दोनों की स्थिति आप जानते हो, जो IAS है उनका जलवा है, रौला है और बहुत पैसा है, जो टीचर है, अध्यापक हैं सरकारी, उनके पास कम पैसा है, कम सारी चीजें हैं। पैसे मैं भी अध्यापक हूं इसलिए कैसे कहूं, बस समझ लो। तो एक छोटे फूफा है। बड़े फूफा जब भी आपके घर आते हैं
तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बड़े फूफा आते हैं तो पूरा एकदम मोहल्ले भर को पता लग जाता है। बड़े फूफा सबके लिए मिठाइयाँ लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं। सब 5 मिनट बैठेंगे, न ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, चाय लेंगे नहीं, चीनी लेंगे नहीं, मिठाई लेंगे नहीं, और बस निकलना है, 5 मिनट में जाना है, चले जाएंगे। लेकिन आप हमेशा चाहोगे कि वो बड़े फूफा आपके घर आए। मान लो वो सर्किट हाउस बैठक लेने आए तो भी आप चाहोगे, अरे फूफा जी ऐसा कैसे, आप शहर में आए तो जरूर आओगे। दूसरे छोटे फूफा हैं, उनकी लिमिटेड आमदनी है, वो आते हैं तो कुछ फल ले आते हैं बस बच्चों के लिए, केला या 1 किलो अमरूद, और उसके बाद वो आके 2-4 दिन रुकते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और रुक के तब जाते हैं। सामान्यतः अगर जो तुम्हारे दिल से पूछा जाए तो तुम क्या चाहते हो, हमेशा बड़े फूफा आए या छोटे फूफा? बड़े फूफा आए हैं और सर्किट हाउस भी आए हैं तो तुम दबाव बनाते हो कि अरे नहीं फूफा जी घर आना पड़ेगा। छोटे फूफा जी फोन करें हम आ रहे हैं तो तुम बहाने बनाते हो, नहीं अभी तो सब लोग व्यस्त हैं, अभी ना आओ, अभी तो हो सकता हम बाहर चले जाएं, तब भी फूफा आ गए तो फिर तो सामने सम्मान करना पड़ता है। तो बड़े फूफा और छोटे फूफा, इसी आधार पर बीजेपी गवर्नमेंट ने भारतीय मूल के लोगों को दुनिया में छांटा कि जो लोग भारत से जुड़े हुए हैं और आज अच्छी स्थिति में हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लक्ष्मी मित्तल जैसे लोग हैं जिनका दुनिया के देशों में बड़ा व्यापार है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, तो ऐसे लोगों को तो हमेशा भारत बुलाया जाए। और जो छोटे फूफा है उनको आप नहीं चाहते तो उनको कोई सहूलियत ना दो। इसलिए बड़ा फूफा बनाने के लिए भारत सरकार ने ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को कुछ विशेष सहूलियतें देनी शुरू की, जिनमें सबसे पहला कदम उठाया था अटल जी की सरकार ने, जो कॉन्सेप्ट कहलाता है पीआईओ कार्ड। भारतीय मूल के लोगों को एक कार्ड जारी किया गया कि उस कार्ड को दिखाकर वो कार्ड जारी होने के बाद 15 साल तक कभी भी भारत आए जाएं, इसके लिए उनको छूट रहेगी। पीआईओ कार्ड मिल गया, अब 15 साल तक आने जाने के लिए आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। यहीं पे वीजा समझा देता हूं, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए पासपोर्ट और वीजा ये 2 कागजों की जरूरत होती है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो पासपोर्ट हमेशा वो देश जारी करता है जिस देश के तुम नागरिक हो या जहां रहते हो और जहां से दूसरी जगह जाना चाहते हो, और वीजा वो देश देता है जहां तुम जाना चाहते हो। जैसे पिछले वर्ष में जब स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली गया था तो मुझे कहां का वीजा लेना पड़ा? शेंगेन वीजा लेना पड़ा। शेंगेन वीजा जो यूरोपीय यूनियन के सभी देशों में लागू होता है, स्विट्जरलैंड में भी। तो वीजा उनसे लोगे और पासपोर्ट भारत का होगा। अब इसमें क्या होता है कि जिन्हें हमने पीआईओ दे दिया उनको एक तरीके से हमने 15 साल का पहले से अप्रूव्ड वीजा दे दिया, चाहे जब भारत आओ चाहे जब भारत से जाओ, जिससे कि जब वो आए, क्योंकि वो वीजा के लिए जाते हैं, टाइम खराब होता है, फिर वो भारत आते नहीं है। बड़े फूफा आएंगे तो कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। इसलिए दूसरे देशों के जो लोग, तुम लोग क्वेश्चन छोड़ते रहो, बाद में सारे टैकल करेंगे, जो दूसरे देशों के लोग भारत आने के लिए हम बुलाने के इच्छुक हैं उनको पीआईओ कार्ड दे देते हैं, उनको पुलिस वेरिफिकेशन से छूट रहती है, उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो आसानी से आ जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बड़ा करके बाद में लागू किया गया, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? दोहरी नागरिकता के नाम से, या जिसको हमने कहा था ओसीआई कार्ड या ओसीओआई कार्ड। ओसीआई कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक, अर्थात दोहरी नागरिकता, जिसमें हम पीआईओ से आगे जाकर ऐसे लोगों को जिनको हम पीआईओ कार्ड की जगह अब ओसीआई कार्ड देंगे, उनको पूरे जीवन भर भारत आने जाने की छूट रहेगी, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको भारत में भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार प्राप्त होंगे। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, निर्वाचन प्रक्रिया छोड़कर, और कृषि योग्य जमीन खरीदने को छोड़कर। वोटिंग में इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी और देश के मुख्य रूप से नागरिक हैं, हम तो उनको सम्मान में यहाँ की दोहरी नागरिकता दे रहे हैं। और एग्रीकल्चरल लैंड इसलिए नहीं कि हो सकता बड़े फूफा बहुत पैसे वाले हैं, भारत की सारी जमीन खरीद के ऐसे ही डाल दें, एग्रीकल्चर न करें तो प्रोडक्शन घट जाएगा, हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो इसलिए पीआईओ से शुरू हुए, ओसीआई तक पहुंचे, ओसीआई कार्ड बांटे गए, प्रवासी जो हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं उसको बढ़ावा दिया गया। ये पूरी कहानी हमने इसलिए सुना दी। कुछ प्रश्न आए उनको क्लियर कर दूं।
सर, नागरिकता त्यागने छीनने संबंधी स्पष्टीकरण है तो आपका बहुत बहुत आभार गुरुदेव। लोगों को भय है संघ सरकार उनकी नागरिकता यूं ही छीन सकती है। संघ सरकार यूं ही नागरिकता नहीं किसी की छीनेगी, इनमें से कोई आधार होगा तब वो छीन सकती है, और इनमें से आधार होने पर भी वो लेती है या नहीं लेती है ये बाद की बात होती है। किसी की भी नागरिकता संघ सरकार नहीं छीन सकती, संविधान की व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगला है सर जी, दोहरी नागरिकता किस आधार पर मिलती है? दोहरी नागरिकता जो बता रहा हूं, जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल अलग है। उसका उस दोहरी नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। इसमें दो देशों की नागरिकता तो मुख्य रूप से किसी और देश की भारत सरकार सम्मान में दे देती है, क्योंकि बड़े फूफा आते जाते रहे जिससे भारत को लाभ हो। सर जी, दोहरी नागरिकता किस आधार पर? इंडिया में दोहरी सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, अभी मैं शुरू में क्लास में समझा चुका हूं। लेकिन जो ओसीआई कार्ड है उसको बोलचाल की भाषा में कह देते हैं दोहरी नागरिकता, कि दूसरे देश के नागरिकों को हम अपने देश का भी नागरिक घोषित कर देते हैं। अगला है, दूसरे देश के जो भी मानक होंगे उनके अनुसार मिलेगी। ठीक है। पीआईओ कार्ड होल्डर्स को पुलिस वेरिफिकेशन छूट मिली थी, ओसीआई में और ज्यादा है। सर, भारत का कोई ऐसा भी नागरिक है जो किसी कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट है? देखो बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। भारत का नागरिक है तो वहां कैसे होगा? नागरिक तो वहां का होगा। क्या भारतीय मूल का कोई लोग है तो कम से कम 8-10 देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं। अभी आपने राम गुलाम का नाम सुना होगा, पहले आपने अनिरुद्ध कुमार का नाम सुना होगा फिजी में, और ऐसे छोटे छोटे टापू और देशों में जहां भारतीय मूल के लोग, भारत का नागरिक नहीं, इसको ध्यान रखना, जो जिनके बाबा परदादा और पुराने लोग भारत से जुड़े थे, अब वो वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, वहीं के नागरिक हो गए, तो वहां पर वो बड़े पद भी प्राप्त करते हैं। अभी तक जो प्रश्न आए वो मैंने क्लियर कर दिए। साथ में एक टर्म यहीं पे और समझा देता, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई का अर्थ होता है ऐसे लोग जो भारत से बाहर साल के लगभग आधे दिन से अधिक किसी कारण से, व्यवसाय नौकरी के कारण बाहर रहते हैं, तो वो एनआरआई कहलाते हैं। इसमें मोटा मोटी दिन गिने जाते हैं तुम्हारे पासपोर्ट वीजा पर जो तिथियां अंकित होती हैं उनको देखते हुए, और ये स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। बेसिकली एनआरआई का संबंध फाइनेंशियल टर्म से है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप एनआरआई दर्जा लेते हो। एनआरआई अगर जो आप 31 मार्च से, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 182-83 दिन से देश से बाहर रहे हो तो एनआरआई दर्जा मिलता है। ये फेरा फेमा कानून में परिभाषित किया गया था। इसका आर्थिक पक्ष होता है बस। एक टर्म होता है एसपीआईओ, पीआईओ जो समझाया उसी में एस आगे लग जाता है। इसका अर्थ होता है स्टेटलेस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के ऐसे लोग जो विदेश में जाकर बस गए, उन्होंने वहां की भी नागरिकता नहीं ली, और जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ की भी नागरिकता नहीं ले पाए, तो वो नागरिकता विहीन स्थिति में जो लोग पहले जिया करते थे उन्हें एसपीआईओ कहते थे। आज की तारीख में नागरिकता विहीन ज्यादातर कहीं भी कोई नहीं है, इसको आप मान लीजिए। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम आज इस क्लास में जोड़ेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सीएबी, जिसको आज हम सीएए कहते हैं, और दूसरा मुद्दा है जिसको हम एनआरसी कहते हैं, जिसके लिए 1-2 बच्चे अभी बीच में भी हमें क्वेश्चन आया था सीएबी क्या है, इसको समझाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम तुम्हें एक अंतर बताएंगे, वो है हिंदी में जिसे विधेयक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे बिल कहते हैं। हिंदी में जिसे अधिनियम कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एक्ट कहते हैं। तो ए बी का अंतर क्या है ये पहले समझ लो। अगर जो कोई भी कानून देश में बनने जा रहा है और उस कानून को बनाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में पेश किया जा रहा है, तो जब वो सदन में कानून बनने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तब उसे विधेयक कहते हैं। जब वो विधेयक एक सदन में पास होकर दूसरे सदन, या तो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में, या राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में जाएगा, तो एक सदन से पास होकर जब दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी जब पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए जाता है, तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम हो जाता है, और अंग्रेजी में उसे एक्ट कहते हैं। तो नागरिकता संशोधन विधेयक जब सदन में पेश हुआ तो वो सीएबी है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, CAB, और जब वो सदन से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जा रहे हैं तो वो एक्ट हो जा रहा है, तो उसका नाम हो जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो CAA हो जा रहा है। तो भारत में CAB जब विधेयक के रूप में सदन में आया था तब CAB का विरोध होना शुरू हुआ था, लेकिन विरोध के बीच में ही और बहुत बड़ी आबादी द्वारा उसके समर्थन के बीच में हमारे संसद के सदस्यों के समर्थन से वो CAB दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाकर हस्ताक्षरित हो गया और CAB से वो CA होगी, CAA। तो अब हम CAB को क्या कहेंगे? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में इसको कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम में और कुछ नहीं है, इस अधिनियम में सिर्फ एक प्रावधान किया गया। संसद ने 1955 में जो नागरिकता अधिनियम पास किया था उसमें बदलाव कर दिया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। उनके लिए पहले यह शर्त थी कि वो 11 वर्ष भारत में रहें तभी नागरिकता पाएंगे, अब उसको 5 वर्ष कर दिया जाएगा। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे अब भारतीय नागरिकता हेतु तो आवेदन कर सकेंगे, लेकिन हम इसमें जो अन्य देशों से आए हैं और उस देश के यदि वो अल्पसंख्यक हैं तो नागरिकता देंगे। अल्पसंख्यक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिमों को नाम नहीं लिया, चूंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों जगह पर मुस्लिम भाई बहुसंख्यक हैं, इसलिए हम उनको आसानी से नागरिकता नहीं देंगे। हम जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, वहां पर बौद्ध किसी तरह का शोषण या परेशानी बर्दाश्त करके भारत आ गए हैं तो उन्हें हम भारत की नागरिकता दे देंगे। कुल इतना है CAB के रूप में पेश हुआ बिल, जो आज CEA है। 10 दिसंबर 2019 को पारित होने की इसकी तिथि है लोकसभा से। राज्यसभा ने 11 दिसंबर को पास किया, 12 दिसंबर को हस्ताक्षर हो गए, तो 12 दिसंबर 2019 से CAB CAA हो गया है। और इस आधार पर सबसे पहले 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए हुए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान भी कर दी गई है। ये कहानी है CAA की। अब प्रश्न आता है कि CAA का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, और यहाँ पर आपने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है, तो हमारा पक्ष सिविल सेवा में होने के नाते भारत सरकार का पक्ष होता है, जिस आधार पर हम ये कहेंगे कि हमने अपने देश में इसे लागू नहीं किया है, हमने धर्म का आधार उन देशों के लिए लागू किया है जो देश धर्म के आधार पर ही भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो थियोक्रेटिक कंट्री है, वो सेकुलर कंट्री नहीं है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के साथ भेदभाव पारसी के साथ हो रहा है, उन्हें हम भारत की नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। और फिर भारत सरकार कह रही है कि CAA का संबंध सिर्फ ऐसे लोगों से है जो विदेश में अभी तक रहे हैं, अब वो भारत के नागरिक होना चाहते हैं। CAA का कोई भी संबंध भारत के नागरिकों से नहीं है, इसलिए भारत के नागरिकों को इसका कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए। ये हमने तुम्हें CAA समझा दिया है। अब कुछ क्वेश्चन आए उन्हें टैकल कर रहा हूं, और जो तुम CAA पे पूछोगे वो बताएंगे। फिर लास्ट में हम तुम्हें NRC बताकर आज की बात खत्म करेंगे, और कल से हम लोग मूल अधिकारों पर अपनी बात शुरू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं। सर, ऋषि कपूर रिसेंटली ट्रीटमेंट के लिए बाहर रहे 1 साल से ज्यादा, तो वो NRI कहे जाते हैं। अगर जो ट्रीटमेंट के लिए रहे हैं और उन्होंने वहां कोई धंधा बिजनेस नहीं किया है, इसे हमने बताया आर्थिक पक्ष है। NRI की जरूरत तुम्हें तब होती है जब विदेश से तुम कोई भी इनकम करते हो, कोई सैलरी, कोई पैसा अगर जिनके खाते में विदेश से पड़ेगा तो ये NRI क्लेम कर सकते हैं। अगर जो कोई तनख्वाह पैसा नहीं पड़ा तो NRI कोई फायदा नहीं, और NRI होने से टैक्स रिबेट के अलावा और कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता, या फाइनेंशियली मामलों में कोई फायदा मिलता है। नोटबंदी में NRI को काफी बात तक नोट बदलने की छूट मिली।
नागरिक अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। इसमें संशोधन बीच में भी होते रहे। जो 11 वर्ष की शर्त थी वही सीए में बदलकर भारत में रहने की 5 वर्ष शर्त कर दी गई है। साफ साफ इसमें कहा गया है कि नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, तो 11 से 5 किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर जी अगर किसी का जन्म यूएसए में हुआ हो और उसके माता पिता की संपत्ति इंडिया में हो तो उसे दोहरी सिटीजनशिप मिलेगी क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति है या नहीं है, उस समय उसके माता पिता की नागरिकता कहाँ की है उससे तय होगा। कोई भी बच्चा, जैसे एक एग्जांपल आज के तौर पे बता दे रहा हूं, भारत में तुम लोगों की एक दीदी है या पूरे भारत की बहुत चर्चित दीदी सानिया मिर्जा, जिन्होंने पाकिस्तानी मूल के या पाकिस्तानी नागरिक से विवाह कर लिया। जीजा जी पाकिस्तानी, दीदी भारतीय, और उनके भांजा पैदा जो हुआ है हम लोगों का वो दुबई में पैदा हुआ, तो भांजा कहाँ की नागरिकता लेगा? अब दीदी भारत की नागरिक, जीजा जी पाकिस्तान के और पैदा हुआ दुबई में। ऐसे में क्या होगा, माता पिता में दोनों में जो जहां का नागरिक है वहां की नागरिकता बच्चे को दिलाना चाहता है तो उसे वहां की मिल जाएगी। लेकिन अगर जो दूसरा देश दे रहा है तो वो चाहे तो दूसरे देश का एफिडेविट ले सकता है कि आपने वहां नहीं दिलाई। तो अभी उन्होंने नागरिकता कहीं क्लेम ही नहीं की, इतने दिन शादी के हो गए तब से एक दूसरे की नहीं बदली, तो वो नागरिकता को लेकर अभी अपना कोई पक्ष नहीं रख रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम आ रहे हैं एनआरसी। एनआरसी को लेकर जो विरोध होता है कि एनआरसी क्यों देश में लागू हो रही है, एनआरसी का क्या मामला है। एनआरसी का पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक क्वेश्चन कोई आया है, सर जी मुस्लिम को कैसे बताना होगा कि वो इंडिया का ही है सरकार को? अरे भाई, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। तुम भारत के नागरिक हो तो भारत का कोई ना कोई प्रमाण पत्र, भारत में रहने की कोई गवाही, तुम्हारा पड़ोस, तुम्हारे लोग, तुम्हें जानने वाले। आज की तारीख में जब 500 रुपए सरकार राहत के डाल रही है आपदा में, तब तो सब अपने कागज और बैंक और खाते दिखा दे रहे हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप भारत के नागरिक हो। आपको मुस्लिम हिंदू की कोई कहानी है ही नहीं इसमें। भारत के नागरिकों को क्या जरूरत है? वो तो एनआरसी इसीलिए लागू हो रहा है। एनआरसी का यही एक सबसे बड़ा प्रावधान है कि एनआरसी में हम सबके लिए एक रजिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस रजिस्टर में हम तय करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर सिटीजन को एक आई कार्ड जारी कर दे, क्योंकि अभी तक हमारे पास नागरिकता कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। एनआरसी का इशू यहीं से आता है कि जो 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसको 2004 में लागू किया गया, उसमें कहा गया कि 55 में संशोधन करके हम भारत में सबको एक कार्ड जारी करेंगे, ठीक। अब वो कार्ड बनने की प्रक्रिया के लिए कुछ प्रावधान किए गए और एनआरसी को सिर्फ असम में लागू किया गया, बाकी कहीं एनआरसी लागू नहीं है। और यदि यह काम हो जाएगा तो चाहे राहत हो, चाहे आपदा हो, चाहे कोई भी जरूरत हो, भारत सरकार से कोई मदद लेनी हो, आपके पास नागरिकता का एक स्पष्ट प्रमाण बन जाएगा। तो एनआरसी और कुछ नहीं है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों का डाटाबेस तैयार करना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम करेंगे। इसके पीछे की राजनीतिक लड़ाई ये है कि कुछ विपक्षी दलों पर ऐसा आरोप है कि वो दूसरे देशों से शरणार्थियों को बुलाते थे और उन्हें यहाँ का वोटर बनाकर अपने वोट बैंक का लाभ लेते रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब भारत में संसाधनों की सीमित स्थिति को देखते हुए, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, हमें बाहर के लोगों को यहाँ का नागरिक बनने से, और पड़ोसी देश चूंकि मुस्लिम आबादी प्रमुख हैं,
बांग्लादेश के रोहिंग्या हो, जिसके कारण असम में दिक्कत पैदा होती है, जहां सबसे पहले एनआरसी असम में लागू हुआ, या सीमावर्ती क्षेत्रों में, वहां के लिए ये पूरी कहानी रखी गई है। एनआरसी में एक रजिस्टर तैयार होना है जिसमें सबका डाटा तैयार होना है, और उसके आधार पर सबको एक कार्ड जारी होना है, जिससे कि हमेशा कोई भी सरकारी मदद या सरकारी व्यवस्था में अपने नागरिकों को सहूलियत दी जा सके, जिससे हमें पता रहे कौन हमारा नागरिक है कौन नहीं है। एक दो और क्वेश्चन आए हैं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी? कोर्ट जो होता है वो फुल्ली जुडिशियल बॉडी होता है। फुल्ली जुडिशियल बॉडी को कहने का मतलब होता है कि जो आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट की ही तरह ऐसी संस्थाएं जिनका अपना अलग कोड कंडक्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स के अपने धाराएं हैं जिनके आधार पर नोटिस जारी होता है। तो क्वासी फेडरल वो संस्थाएं होती हैं जो नोटिस जारी कर सकती हैं और सजा दे सकती हैं, लेकिन कोर्ट वो संस्थाएं हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करती हैं। क्वासी फेडरल के अपने अलग नियम कायदे कानून होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर, कोई कपल जो वीजा पर बाहर जाता है और वहां उन्हें बच्चा होता है, उस केस में बच्चे की नागरिकता क्या दोनों जगह की होगी? जी नहीं। विदेश में आप हैं, लेकिन यदि आप माँ बाप दोनों भारत के नागरिक हैं तो आपका बच्चा कहीं भी पैदा हो, आपको भारत की नागरिकता, सिर्फ वीजा पर बाहर नहीं, नौकरी पर भी है। यदि दोनों की नागरिकता भारत की है तो उनका बच्चा विदेश में भी पैदा होने के बाद भारत की नागरिकता जन्मजात पा जाता है, रक्त संबंध के आधार पर, बाई डेसेंट। तो सर, लोग डिटेंशन सेंटर क्यों जा रहे हैं? डिटेंशन सेंटर अभी तक कोई भेजा नहीं गया है। डिटेंशन सेंटर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेश से आकर अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और भारत के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वहां पर भेजा जाएगा। अभी तो किसी को भेजा ही नहीं जा रहा, भेजा जाएगा जब वो अपनी भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो, और फिर जिस देश के वो होंगे उस देश से कहा जाएगा ये आपके नागरिक हैं, इन्हें आप बुलाइए, वो देश उन्हें ले जाए। इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। थैंक यू गुरुजी। सर, जनसंख्या के समय जो डाटा तैयार होता है उसे एनआरसी कैसे अलग होगा? जो हम जनगणना करते हैं, जनसंख्या नहीं, सेंसस बोलते हैं, जनगणना करते हैं, उसमें अभी तक सिर्फ लोगों की गिनती करते थे। अब हम एनआरसी में पूरा डिटेल तैयार करेंगे। हम आपको एनआरसी जनसंख्या में की गणना में, जनगणना में सिर्फ गणना महत्वपूर्ण है। एनआरसी में, जिसे सेंसस कहते हैं, उसमें सिर्फ गणना जरूरी है, लेकिन एनआरसी में हम उस आदमी का पूरा डिटेल तैयार करेंगे। एनआरसी में जो रजिस्टर तैयार होगा उसमें आपके माता पिता, कब आप कहाँ रहे, क्या पढ़ाई की, आपकी कहाँ संपत्ति है, क्या है, सारी सूचनाएं होंगी। जैसे दुनिया के तमाम देशों में, यूएसए में आप अगर जो वहां के सिटीजन पोर्टल पर एक आदमी का डिटेल सरकार डालती है, उसकी पूरी कुंडली खुल के आ जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने आधार शुरू करवाया, जनधन खाते शुरू करवाए कि आप लोग कुछ न कुछ अपना आधार बना लोगे और एनआरसी में अपना डिटेल दे दोगे। अभी भी देखो कितने ऐसे घटनाएं घटी हैं इसी आपदा के समय में कि घर में राशन भरा हुआ है, बहुत पैसा है उनके पास, खाते में 50-50 लाख रुपए हैं लोगों के, और वो राशन के लिए सरकार को फोन कर रहे थे। अगर जो एनआरसी होगा, सबका डिटेल हमें पता होगा कि इनके खाते में इतना पैसा है, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, ये ऐसे जिंदगी जीते हैं, ऐसे करते हैं, तो सरकार को राहत, आपदा या सही आदमी की मदद करने में सहूलियत रहेगी। जनगणना में सिर्फ गिनती है, एनआरसी में व्यक्ति का पूरा डिटेल है। एनआरसी देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदे की है। सीए भारत के लिए जरूरी है। ये सिविल सर्विस का स्टैंड है। मैं अपना व्यक्तिगत पक्ष नहीं यहाँ दे रहा हूँ, यही सबको मानना होगा। और इस पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हमारी तरफ से आज का क्लास खत्म। कल हम फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पर बात करेंगे, और जितना की प्रस्तावना जरूरी थी उससे ज्यादा जरूरी है आम आदमी के लिए भारतीय संविधान समझने के लिए अपने मूल अधिकारों को समझ लेना। और यहीं पर मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को भारत में समझ लेता है
उसको दरोगा जी से, पुलिस से, सरकार से, शासन से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से डर लगना बंद हो जाता है। इसलिए कल से जो हमारा मूल अधिकार पर क्लास होगा वो आप सब लोग तो सुनेंगे ही, आप लोग अपने घर परिवार वालों को भी सुनाएंगे, क्योंकि घर परिवार में सारे लोगों को, सभी लोगों को मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। पुलिस आपके साथ कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकती यदि आपको ठीक से मूल अधिकार पता है। शासन व्यवस्था कभी आपके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकती, राज्य कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और मूल अधिकार पढ़ने के दौरान आप जानोगे कि नागरिक और व्यक्ति होने के नाते आपके क्या क्या अधिकार हैं, जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार के, आपके जानने वाले, आपके मित्र। तो कल से आप लोग इसका खूब प्रचार करिए कि कल 4 बजे से सभी लोग अपने मूल अधिकारों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। क्लास में पॉलिटी की पढ़ाई अलग तरीके से होगी, यहाँ पर हम सिर्फ संविधान की जागरूकता और संविधान के संदर्भ में वो जानकारियां दे रहे हैं जिनसे आपके प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे और एक लेमैन, कॉमन मैन भी संविधान को समझ सके। एक क्वेश्चन है, सर आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ है या नहीं? जी नहीं, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन नागरिकता एनआरसी के लिए उसको एक आधार दिया गया है। एनआरसी में पुनः निजता के अधिकार का मुद्दा संभव है जैसे आधार में हुआ। जी हाँ, लोग इस पे प्रश्न उठाएंगे कि सरकार डाटा सुरक्षित रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। सरकार कह रही हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? हाँ, नहीं है। थैंक यू सर। जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसका क्या होगा फिर? भाई साहब, अगर जो भारत में कोई रहता है तो उसके पास क्यों नहीं प्रूफ है? इसका कोई आधार होगा ना कि आप भारत में 40 साल से रह रहे हैं और आपका कहीं भी कोई भी प्रूफ नहीं है। कैसे आप ये बात कह सकते हैं? कोई ना कोई प्रूफ होगा। आपके पड़ोसी तो बताएंगे कि आप रह रहे हो। सर एनआरसी एंड सीए सारी कंट्रीज में लागू है? जी नहीं, सारी कंट्रीज में नहीं लागू है। जरूरी नहीं जो चीज सारी कंट्रीज में लागू हो वही हमारे यहाँ सारी कंट्रीज में न होने के बाद भी वो लागू की जा सकती है। ठीक है, चलिए कल भी प्रश्न पूछिएगा। कल ठीक 4 बजे हम लोग जुड़ेंगे मूल अधिकारों पर बात करने के लिए। और फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे नागरिकता पर, इसके सारे प्रश्न हमने क्लियर कर दिए। सर प्लीज ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करिए। जी हाँ, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम दोपहर में 2 बजे सामान्य हिंदी के लिए जुड़ेंगे और ठीक 4 बजे कल हम मूल अधिकारों पर बात करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 पर बात करेंगे, जो सभी भारत के लोगों को पता होना चाहिए। उनके निजी जीवन के लिए, सिविल सेवा दे रहे या नहीं दे रहे, सामान्य जीवन जीने के लिए भी आप लोगों को मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सर बीओ बैच के लिए, करंट अफेयर्स की क्लास के लिए भी हेल्प कीजिए। आपका जैसा आदेश पालन की पूरी कोशिश होगी। जितना इस लॉकडाउन में पालन कर पाऊंगा उसके लिए तैयार हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। कल 2 बजे हिंदी के लिए और दोपहर में 4 बजे मूल अधिकार के लिए जुड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।